अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है द एज ऑफ रिवाइवल। इस एज को अर्ली रेनेसेंस भी बोलते हैं। एज ऑफ रिवाइवल चौसर की डेथ के साथ ही स्टार्ट हो जाती है। 1400 में चौसर की डेथ होती है तो उसके साथ ही एज ऑफ रिवाइवल स्टार्ट हो जाती है। अब चौसर की डेथ के बाद जो लिटरेचर था वो बिल्कुल ही दब गया था, यानी कोई भी अच्छा लिटरेचर नहीं लिख रहा था। लिटरेचर लिखा तो जा रहा था लेकिन चाइल्डिश था या फिर चौसर के ही काम को कॉपी किया जा रहा था। अब लिटरेचर दब क्यों गया था? क्योंकि उस टाइम पर इंग्लैंड में दो हाउसेस के दरमियान सिविल वार स्टार्ट हो गई थी। वो हाउसेस थे हाउस ऑफ यॉर्क और हाउस ऑफ लैंकेस्टर। और ये वॉर हुई इसलिए थी कि इंग्लैंड पर हुक्मरानी कौन करेगा, इसलिए दोनों हाउसेस के दरमियान वॉर स्टार्ट हो गई थी। और इस वॉर के बारे में कंप्लीट जो एक्सप्लेनेशन है वो एक बुक में बयान की गई है और उस बुक का नाम है वॉर्स ऑफ द रोजेस। इस बुक में बताया गया है कि इस वॉर की वजह से क्या कुछ हुआ, यानी किस तरह से इस वॉर ने इफ़ेक्ट किया था। इस वॉर को वॉर ऑफ रोजेस कहा क्यों जाता है? इसलिए कहा जाता है क्योंकि लैंकेस्टर का सिंबल रेड रोज़ था और हाउस ऑफ यॉर्क का सिंबल वाइट रोज़ था। इन सिंबल्स की वजह से इसे वॉर ऑफ रोजेस कहा जाता है। अब इस वॉर का टाइम पीरियड 1455 से 1485 तक रहा है और जीत लैंकेस्टर की हुई थी। लेकिन उनके लीडर हेनरी सेवंथ ने द हाउस ऑफ यॉर्क की बेटी एलिजाबेथ से शादी कर ली। इस शादी से ये हुआ कि इंग्लैंड में जो भी रूलर होगा उसमें इन दोनों फैमिलीज़ का ब्लड होगा। तो इस तरह इंग्लैंड को एक नया किंगडम मिल गया जिसे हम ट्यूडर कहते हैं। और ऐसे ही कुछ कॉजेज़ की वजह से 15th सेंचुरी का लिटरेचर जो था वो दब गया था और इस वार में बहुत ही एनर्जी वेस्ट हो गई थी और इसके साथ साथ बहुत सी फैमिलीज़ भी ख़त्म हो गई थी। तो इस वजह से कोई अच्छा लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं हुआ था, बल्कि हमें चौसर्स सक्सेसर ही मिलते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। तो इस वार के बाद हेनरी सेवन 1485 में इंग्लैंड के किंग बन गए थे और इनके किंग बनने के बाद जो हालात थे वहाँ के, उसमें कुछ बेहतरी आना शुरू हो गई थी। और उस टाइम में यूरोप में रिनेसेंस फैल चुका था और उसके बाद इंग्लैंड की बारी थी, यानी कि इंग्लैंड में भी रिनेसेंस फैलना था। और हेनरी सेवंथ के आते ही रिनेसेंस की शुरुआत भी हो चुकी थी। ये कैसे हुई थी ये हम आगे जाके जानते हैं। सबसे पहले हम रिनेसेंस एंड रिवाइवल का मतलब जान लेते हैं। एज ऑफ रिवाइवल इसे इसलिए कहा जाता है कि लोगों ने रोमन और ग्रीक टेक्स्ट को दोबारा से पढ़ना शुरू कर दिया था। तो रिवाइवल का मतलब होता है रीबर्थ, यानी किसी चीज़ का दोबारा ज़िंदा होना। कौन सी चीज़ ज़िंदा हो रही थी? आर्ट, साइंस, म्यूज़िक, थिएटर, रोमन आर्किटेक्चर और रोमन ग्रीक लिटरेचर और इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस। ये लोग दोबारा से इस पे फोकस करना शुरू हो गए थे, इस पे काम कर रहे थे। रिवाइवल का मतलब तो हमें समझ में आ गया, लेकिन रिनेसेंस का क्या मतलब है? रिनेसेंस का मतलब होता है रीबर्थ। इसे इंटेलेक्चुअल रीबर्थ भी कहा जाता है। यानी इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है शऊर पैदा होना। लोगों में शऊर पैदा हो रहा था, लोग नई नई चीज़ें ईजाद कर रहे थे, यानी लोगों में एजुकेशन और स्किल्स आ रहे थे। लोग जो थे यूरोप और इंग्लैंड के, वो वॉर से भी बिल्कुल फ्री हो गए थे। और उस टाइम पर एक टर्म बहुत ही ज़्यादा फेमस हुई थी जो कि ह्यूमनिज़म है और ये रिनेसेंस की सबसे फेमस टर्म भी कहलाती है। इस टर्म ह्यूमनिज़म का मतलब ये है कि अब सोसाइटी में इम्पोर्टेंस पादरियों, पॉप्स या प्रीस्ट को नहीं दी जाएगी, बल्कि ह्यूमन को दी जाएगी। और ह्यूमनिज़म को पढ़ने का काम सबसे पहले फ्रांसेस्को पेट्रार्क ने किया था, जो कि इटालियन पोइट हैं और पेट्रार्क की राइटिंग की वजह से उन्हें ह्यूमनिज़म का फादर कहा जाता है, यानी फादर ऑफ ह्यूमनिज़म का इन्हें टाइटल मिला था। इस एज को बैरन एज भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई भी ढंग का लिटरेचर इसमें प्रोड्यूस नहीं हुआ था, बल्कि चौसर्स सक्सेसर्स ही मिलते हैं। यानी इस टाइम के जो पोइट्स हैं या फिर राइटर्स हैं, उनका लिटरेचर बहुत ही चाइल्डिश और इनएक्ट था और उन्होंने चौसर को ही कॉपी किया था, यानी उनके स्टाइल को कॉपी किया था और उसी के काम को
आगे लेकर गए थे। वॉर्स ऑफ रोजेस के बाद एज ऑफ रिवाइवल का जो नेक्स्ट फीचर है वो है रिफॉर्मेशन, और इसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। अब प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन क्या है? ये एक रिलीजियस मूवमेंट थी जो कि 1500 यानी कि 16th सेंचुरी में यूरोप से इंग्लैंड की तरफ आई थी। अब ये रिलीजियस मूवमेंट यानी कि प्रोटेस्टेंट रिवॉल्यूशन किस लिए हुई थी? इसलिए हुई ताकि जो चर्च में जो बहुत ही ज़्यादा करप्शन थी उसमें बेहतरी लाई जा सके, क्योंकि बाइबल का गलत इस्तेमाल होने लगा था। यानी जो प्रीस्ट या पादरी थे इससे धंधा करने लगे थे, उन्होंने एक कारोबार चलाया हुआ था। यहाँ तक कि पॉलिटिक्स में भी चर्च इन्वॉल्व थे, हर चीज़ में उनकी मुदाखलत बढ़ती जा रही थी। तो उन्हीं के ख़िलाफ़ एक प्रोटेस्टेंट हुआ जिसे प्रोटेस्टेनिज़म भी कहा जाता है या प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहते हैं। अब प्रोटेस्ट करने वालों को प्रोटेस्टेंट इसलिए कहा गया क्योंकि बहुत से रिलीजियस ग्रुप बन चुके थे जो कि अपने नज़रियात की वजह से रोमन कैथोलिक चर्च से बिल्कुल डिफरेंट थे। यानी उनके पॉइंट ऑफ व्यू चर्च से बहुत ही अलग थे, बहुत ही मुख्तलिफ थे। प्रोटेस्टेंट्स के अपने ही प्रिंसिपल्स थे और वो चर्च के असूलों को नहीं मानते थे, उनके ख़िलाफ़ थे, उनकी ख़िलाफ़ वर्जी करते थे। और प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वाइटनबर्ग जर्मनी में 31 अक्टूबर 1517 को स्टार्ट हुई थी। और इस प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन को स्टार्ट करने वाले मार्टिन लूथर थे, जो कि एक टीचर थे, एक मॉन्क थे, और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट लिखा, उसको पब्लिश किया, जिसे 95 थीसिस भी कहा जाता है, और इसके अलावा डिस्प्यूटेशन ऑन द पावर ऑफ इंडल्जेंसेस भी कहा जाता है। और इस 95 थीसिस में उन्होंने क्रिश्चियनिटी के रिलेटेड 95 आइडियाज़ को लिखा था, पब्लिश किया था, और इसमें लोगों को इनवाइट किया था कि आकर उनके साथ डिबेट करें, इन आइडियाज़ पे डिबेट की जाए। और मार्टिन के ये आइडियाज़ कंट्रोवर्शियल थे, यानी कि ये ख़िलाफ़ थे किस चीज़ के? कैथोलिक चर्चिज़ की टीचिंग के ख़िलाफ़ थे। और 95 थीसिस को सिर्फ उन्होंने पब्लिश नहीं किया, बल्कि उन्होंने चर्च गेट पर कील के साथ चिपका दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि लोगों को इंडल्जेंस का मतलब ही नहीं पता था। ये इंडल्जेंस एक तरह के कागज़ हुआ करते थे, यानी कोई भी इंसान जिसने कोई गुनाह किया होता था वो चर्च के सामने जाकर एक्सेप्ट करता था, तो चर्च क्या करता था? बदले में इसे इंडल्जेंस पेपर बेचता था कि अगर तुम ये ख़रीदोगे तो नर्क या दोज़ख में जो तुम्हें सज़ा मिलेगी वो कम हो जाएगी। और लोग उस वक्त अनपढ़ थे, जाहल थे, सीधे साधे थे, तो इसलिए ज़ोरों से ये धंधा चल रहा था। यानी लोग जो वो पेपर देते थे इंडल्जेंस, वो ख़रीदते थे। तो जब मार्टिन लूथर ने ये सब देखा तो इस सब को रोकने के लिए उन्होंने 95 थीसिस लिखकर चर्च गेट पर कील के साथ ठोक दिए। और प्रिंटिंग प्रेस आने के बाद उसकी वजह से थीसिस के हज़ारों में कॉपीज़ की गई। सिर्फ कॉपीज़ ही नहीं की गई बल्कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसको ट्रांसलेट करके पूरे यूरोप में फैला दिया गया। और फिर यहीं से पैंट्रिक वार या पैंट्रिक रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया था। और फिर 1521 में लूथर को बैंड कर दिया गया कि ये भोली भाली आवाम को वर्गला रहा है, लेकिन उनके थीसिस की हज़ारों में कॉपियाँ जो थी वो यूरोप में फैल गई थी। और पूरे यूरोप में फैलने की वजह से जो मोनार्की थे, अवाम, पॉलिटिक्स, ये सारे ही इनको सपोर्ट कर रहे थे। इसके बाद देख लेते हैं कि अराइवल ऑफ प्रिंटिंग प्रेस कैसे हुई। यूरोप में जॉनस गुटेनबर्ग इसे ऑलरेडी इन्वेंट कर चुके थे, प्रिंटिंग प्रेस को 1450 में इन्वेंट कर चुके थे। लेकिन इंग्लैंड में कौन लेके आए थे? विलियम कैक्सटन 1476 में इंग्लैंड में प्रिंटिंग प्रेस लेकर आए थे। अब एज ऑफ रिवाइवल के कुछ राइटर्स की बात कर ली जाए। चौसीरियंस राइटर के दो ग्रुप्स थे, एक था इंग्लिश चौसीरियंस और दूसरा था स्कॉटिश चौसीरियंस। तो पहले इंग्लिश चौसीरियंस की बात कर ली जाए। इंग्लिश चौसीरियंस में जो पहले नंबर पर आते हैं वो हैं थॉमस ऑक्लीव या फिर हॉक्लीव, और इन्होंने रेगमेंट ऑफ प्रिंसेस पोइम लिखी जो कि लैटिन वर्क डी रेगिमिना प्रिंसिपम पर बेस करती है। ये उनकी लॉन्ग पोइम थी जो कि 5500 वर्सेस पर मुश्तमिल थी।
और इस पोइम में इन्होंने मैटर्स ऑफ इंटरेस्ट ऑफ पॉलिटिकल, एथिकल एंड सो ऑन चीज़ों को डिस्क्राइब किया है। और ये जो पोइम थी ये स्टोरी टेलिंग की तरह थी, तो इसलिए इन्होंने इस तरह से चौसर के काम को ही कॉपी किया है, क्योंकि चौसर की पोइम्स जो थी वो स्टोरी टेलिंग होती थी, तो उन्हीं को कॉपी करके इन्होंने अपनी ये बहुत ही लंबी पोइम लिखी थी। और इनके कुछ और वर्क्स भी हैं, लेटर ऑफ कॉपीड, ला मेड, रेगल और एपिस्टर ऑडी एमर्स, और ये तीनों वर्क्स इनके लैटिन लैंग्वेज में हैं। नेक्स्ट राइटर हैं जॉन लेडगेट। इनके वर्क्स के बारे में बात कर ली जाए, इनका पहला वर्क है द सर्पेंट ऑफ डवियन, ये इनका प्रोज वर्क है। और उसके बाद द ट्रॉय बुक, द सीज ऑफ थेब्स, द फॉल ऑफ प्रिंसेस, ये तीनों इनकी पोइम्स हैं। नेक्स्ट है स्टीफन हॉव्स। स्टीफन जॉन लेडगेट को अपना मास्टर मानते थे, और इनके वर्क्स हैं द पैस्टिम ऑफ प्लेयर, द एग्जाम्पल ऑफ विर्चू, द कन्वर्सेशन ऑफ स्वेरस, और इसके अलावा अ जॉयफुल मेडिटेशन टू ऑल इंग्लैंड ऑफ द कोरोनेशन ऑफ हेनरी VIII। नेक्स्ट पे आते हैं जॉन स्केल्टन। ही इज़ नॉन बेस्ट फॉर क्लासिकल ट्रांसलेटर, ये क्लासिकल ट्रांसलेटर की वजह से मशहूर थे, और इनके वर्क्स जो थे वो ऑफ मैनर लाइफ, दी पेरिग्राइनेशियन है, द बॉज ऑफ कॉर्ट और कॉलिन क्लाउड, उसके बाद बैलेड ऑफ द स्कॉटिश किंग। और नेक्स्ट आते हैं अलेक्जेंडर बार्कले। इनके वर्क्स हैं द शिप ऑफ फूल्स, ये इनका बहुत ही फेमस वर्क है, जो कि जर्मन के एक पोइट सेबेस्टियन ब्रांट के वर्क को ट्रांसलेट किया है इन्होंने। और एक इनका और वर्क है लिचास्टर डी लेबर। उसके बाद स्कॉटिश चौसीरियंस की बात की जाए, तो स्कॉटिश चौसीरियन इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चौसर के स्टाइल, टोन, कंटेंट और सब्जेक्ट मैटर को फॉलो करते थे। फर्स्ट पे आते हैं विलियम डनबर। ये चौसर ऑफ स्कॉटलैंड भी कहलाए जाते थे, और इन्हें सटायर की वजह से भी जाना जाता था। इनके वर्क्स की बात की जाए तो द गोल्डन टाग, द थ्रेसिस एंड द रॉयस और लेमेंट फॉर द मेकर्स, ये इनकी 3 पॉइंट थी। नेक्स्ट पे आते हैं गैविन डॉगलस। इन्हें इनकी 2 मशहूर पॉइम्स की वजह से जाना जाता है, जिसमें नंबर फर्स्ट पे है द पैलेस ऑफ ऑनर एंड सेकंड पे है किंग हार्ट, और इन्होंने विर्जिल्स एंड को भी ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट पे आते हैं रॉबर्ट हेनरिसन। ये टेस्टामेंट ऑफ क्रेसीड की वजह से मशहूर हुए थे, जिसमें इन्होंने चौसर के वर्क ट्रॉयलस एंड क्रेसीड को ही कंक्लूड किया था। इनके कुछ और वर्क्स भी हैं, जिसमें अ वर्जन ऑफ एसॉप्स फैबल्स, नेक्स्ट पे रॉबिन एंड मैकिन एंड ऑर्फियस एंड यूरिडाइस, और नेक्स्ट हैं जेम्स वन ऑफ स्कॉटलैंड। इन्हें किंग्स स्क्वायर की वजह से जाना जाता है, जो कि किंग्स की बुक थी, ये बुक किंग्स पर मुश्तमिल थी। इनके भी कुछ अदर वर्क्स हैं, जिसमें क्रिस्ट किर्क्स ऑन द ग्रीन है, द बैड ऑफ गुड काउंसिल। आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।